हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का क्वालिटी एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर। तो जैसे कि पटवारी के सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है आपके लोक नीति के नाम से, तो आज का जो वीडियो होगा वो उसी पर होगा। हम कंप्लीट बात करेंगे कि लोक नीति क्या होती है, इसके कौन कौन से मॉडल है, लोक नीति बनाई क्यों जाती है और उसके बाद में लोक नीति पर किस किस का प्रभाव होता है। तो देखो, पटवार की जो पॉलिटी है वो मुझे कंप्लीट यूट्यूब पर करवानी है। तो हमने काफी पोर्शन इसका कवर कर रखा है। अब जो हमारे पास में टॉपिक बचे हुए हैं, एक तो ये लोक नीति वाला टॉपिक है जो कि आज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में मुझे करवाने हैं राजस्थान के सभी आयोग, जिसमें सूचना आयोग, लो आप सभी की डिमांड भी आ रही थी। तो राजस्थान के सभी आयोग जो है उस पर हम बात करेंगे आराम से, और एक एक आयोग को काफी डिटेल में देखेंगे। और इसके पढ़ने के बाद में आपको किसी भी तरह का और कंटेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो एक तो आयोग करवाने हैं, दूसरा मुझे करवाना है उच्च न्यायालय वाला टॉपिक एक। तो जैसे हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ लिया कि राजस्थान में राज्य विधानसभा के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। उसके बाद में मुख्यमंत्री पढ़ लिया, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल के बारे में पढ़ लिया हमने। उसके अलावा एक टॉपिक था आपके सिलेबस में जिला प्रशासन, जो कि हमने पहले पढ़ चुके हैं जिला प्रशासन के बारे में। आज एक टॉपिक है लोक नीति, इसको पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में जब भी टाइम मिलेगा हम किस पर बात करेंगे, एक उच्च न्यायालय की क्लास होगी, दो क्लासेस होगी सॉरी, एक क्लास में जिसमें हम उच्च न्यायालय की जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद में एक क्लास में हम उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनसे संबंधित क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसके बारे में कंप्लीट बात करेंगे। और फिर बाकी आप टेंशन मत लो, राजस्थान के सभी आयोगों को लेकर के मैं कंप्लीट आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद में अगर किसी आयोग के अध्यक्ष को लेकर के ट्रिक की जरूरत भी होगी तो हम साथ साथ में क्या करेंगे, ट्रिक भी डिस्कस करते चलेंगे। बस आप लोग क्या करना है कि आप लोगों को पढ़ाई निरंतर जारी रखनी है। और ये जो क्लासेस है ना मैं ले रहा हूँ, ये छोटी छोटी क्लासेस है, पैनल पर लिखी हुई है, इसलिए इसमें टाइम कम लग रहा है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं कि सर ये इतना अच्छा खासा टॉपिक है, ये इतने कम समय में कैसे पूरा हो गया, कैसे ये 1 घंटे में आपने पढ़ा दिया। तो उसका कारण है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर मुझे कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही है, पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है। मैं बस कर क्या रहा हूं कि आपको एक एक पॉइंट जो है वो एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा। उसके बाद में ये पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा ही सही, तो आप ये पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। बट हाँ, ये जरूरी है कि पहले ये वीडियो देखें आप लोग, क्योंकि वीडियो देखने के बाद में कहीं कहीं पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां पर मैं थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन करूंगा। कुछ इसमें ऐड करने की जरूरत होगी तो भी हम आराम से ऐड करेंगे। और आप नो टेंशन होकर एकदम पढ़ते रहिए। और जो भी आपकी किसी भी तरह की समस्या है, मान लो कोई टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, मान लो कोई ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा मुश्किल है, आपको उसका कंटेंट नहीं मिल रहा, तो किसी भी तरह की कोई भी आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए तो आपका भाई सामने खड़ा हुआ है। आप किसी भी समय आराम से कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, अगर मैं ला सकूं उस टॉपिक को तो मैं लेकर के आऊंगा। उसके अलावा अगर कोई टीम में से कोई ऐसा मेंबर है जो उसे बहुत बेहतर तरीके से समझा सकता है तो मैं कोशिश करूंगा, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये टॉपिक जरूर लेकर के आए। बस ये है कि आप लोगों को पढ़ना जारी रखना है, ठीक है। चलो, तो आज लोक नीति पर ही बात कर लेते हैं थोड़ा सा। इस टॉपिक को लेकर थोड़ा सा मैं आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर देता हूं। देखो, इससे लेकर कोई खास ज्यादा प्रश्न पूछे नहीं जाते, जैसे इतने मुश्किल प्रश्न यहां से पूछे नहीं जाएंगे। 2-3 तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न इसके कॉन्सेप्ट को लेकर पूछा जा सकता है कि लोक नीति का निर्माण कैसे होता है, यानी उसकी प्रक्रिया क्या होती है। एक प्रश्न जो है इसके मॉडल्स को लेकर पूछा जा सकता है कि लोक नीति के कौन कौन से मॉडल होते हैं, यानी संस्थावादी मॉडल क्या होता है, इस तरीके की। और एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन से लोक नीति की विशेषता नहीं है। 3 प्रश्न हो गए। उसके बाद में चौथी तरह का प्रश्न ये है कि कुछ विद्वान थे, उन्होंने लोक नीति की कुछ परिभाषाएं दी है कि लोक नीति को ये कहा जाना चाहिए, इन विद्वान ने इसके बारे में ये ज्ञान दिया। तो वो जो उन्होंने ज्ञान दिया उसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा कि किस विद्वान ने इसके संबंध में क्या क्या ज्ञान दिया, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं लोक नीति को लेकर के। और लोक नीति को शुरू करते ही सबसे पहला माइंड में आना चाहिए कि लोक नीति आखिर होती क्या है, ठीक है। देखो, लोक नीति क्या होती है। पहली चीज की लोक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसका निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है और जिसका मेन मकसद क्या होता है, लोगों का कल्याण करना।
यानी कि लोगों की भलाई के लिए, लोगों के जीवन को बेहतर करने के लिए सरकार जो नीतियां का निर्माण करती हैं, जो योजनाएं चलाती हैं, जो अधिनियम लेकर के आती हैं, ये सभी किसमें शामिल होते हैं? लोक नीति में शामिल होते हैं। और लोक नीति का जो सबसे आवश्यक तत्व है वो तत्व कौन सा है? लोक कल्याण। समझ गए ना आप कि लोगों के कल्याण के लिए सरकार के द्वारा बनाई गई जो नीतियां हैं वो क्या कहलाती हैं? लोक नीतियां कहलाती हैं। और लोक नीतियों के बारे में अगर आप थोड़ा सा अगर हमारे भारतीय संविधान को भी देखोगे तो संविधान में एक भाग है, भाग 4, और उस भाग 4 का नाम है नीति निर्देशक तत्व। तो हमारे संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है जो कि हमने आयरलैंड से लिए थे। इन नीति निर्देशक तत्वों में से आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक इसमें दिया हुआ है। तो नीति निर्देशक तत्वों में भी किसके कल्पना की गई है? लोक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई है। नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है नीति के निर्देशक तत्व, यानी जो राज्य सरकार को क्या देते हैं? निर्देश देते हैं। जैसे इसमें सिंपल सा इसका प्रावधान यही है कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो वो कुछ ऐसे सिद्धांत थे, कुछ ऐसी बातें थी जो इसको संविधान में शामिल करना चाह रहे थे, लेकिन उस समय की परिस्थितियां उसके अनुकूल नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया कि उस तरह की जितनी भी बातें थी उसको किसमें शामिल कर दिया? नीति निर्देशक तत्वों में शामिल कर दिया। और इसमें जितने भी प्रावधान है उसका सिंपल सा मतलब यही है कि राज्य सरकार ये प्रयास करेगी कि नीति निर्देशक तत्वों में जो भी बातें लिखी हुई है उन बातों को क्या किया जाए? लागू किया जाए। जैसे नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है कि राज्य सरकार ग्राम पंचायतों का गठन करेगी, ये आर्टिकल 40 में लिखा हुआ है। तो फिर सरकार ने उसके संबंध में क्या बनाया? कानून बनाया, और कानून बना करके क्या कर दिया? ग्राम पंचायतों का गठन कर दिया। वो इतिहास में आपको पता होगा कि 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले की बगदरी ग्राम पंचायत में देश की पहली ग्राम पंचायत का उद्घाटन हुआ। तो नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 40 में लिखा हुआ था कि ग्राम पंचायतों का राज्य गठन करेगा, और राज्य ने वो क्या किया? गठन किया। दूसरा एग्जाम्पल लो आप। दूसरा एग्जाम्पल है आर्टिकल 44, जिसमें लिखा हुआ है कि राज्य क्या करेगा? समान नागरिक संहिता लागू करेगा, यानी कॉमन सिविल कोड लागू करेगा। तो कॉमन सिविल कोड जो है वो क्या है? एक बेसिकली एक कानून का एक समूह है जिसमें जितने भी पर्सनल मामले हैं वो क्या उनमें क्या रहेगी? एक रूपता रहेगी, सभी धर्मों से संबंधित। तो समान नागरिक संहिता को लागू करने की बात भी कौन करता है? नीति निर्देशक तत्व करता है। उसके अलावा नीति निर्देशक तत्व क्या करता है कि समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, या फिर समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, गो हत्या को रोका जाएगा, मद्य को निषेध किया जाएगा, पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा। राज्य ये प्रयास करेगा, ठीक है ना? राज्य प्रयास करेगा इसके संबंध में। और फिर राज्य ने समय समय पर इसके संबंध में क्या बनाए? कानून बनाए। पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 बनाया गया। तो इस तरह के कानून बनाए गए। तो ये सभी तरीके जो कानून हैं, जो योजनाएं हैं, जो अधिनियम हैं, जिसका बेसिक उद्देश्य क्या है? लोगों का कल्याण करना, कि किसमें शामिल होते हैं? सारे लोक नीति का हिस्सा है। तो ये सब क्या है? लोक नीति। अगर आपको कहे कि लोक नीति के बारे में जो है वो भारतीय संविधान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है, तो भारतीय संविधान का हिस्सा है भाग 4, और जिसका नाम क्या है? नीति निर्देशक तत्व, जो हमने कहां से लिए थे? आयरलैंड से लिए थे। और आर्टिकल कौन से है? आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक। तो ये क्या है? लोक नीति। अब देखो, मैंने जैसे कहा था कि लोक नीति को लेकर बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तरीके के ज्ञान दिए, सबके ज्ञान अलग अलग तरीके हैं। देकर तो ये चले गए कॉन्सेप्ट, और पढ़ना किसको पढ़ रहा है? हमें पढ़ रहा है, ठीक है। हालांकि जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा तो दो ही तरीके के होंगे, या तो आपको प्रश्न आ जाएगा या फिर आपको प्रश्न नहीं आएगा। तो मैंने क्या है कि कुछ विद्वान हैं जिनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, या फिर थोड़े से वो हाईलाइट ज्यादा है, उनकी परिभाषाएं थोड़ी सी महत्वपूर्ण ज्यादा है, तो मैंने उसमें इसमें शामिल किया है। अब देखो, पहला नाम है इसमें डीमोक। डीमोक साहब ने क्या कहा? डीमोक साहब कहते हैं कि नीतियां सजगता से निर्धारित आचरण के वे नियम हैं जो प्रशासनिक निर्णयों को मार्ग दिखाते हैं। यानी नीतियां जो है ना वो सजगता से, यानी पूरी होश हवास में निर्मित की गई ऐसे आचरण हैं, आचरण के नियम हैं जो प्रशासन है उसको निर्णयों का क्या दिखाते हैं? मार्ग दिखाते हैं। यानी प्रशासनिक निर्णय किस तरीके से लिए जाएंगे, कौन सा आचरण किया जाएगा, इसके संबंध में जो उनको दिशा निर्देश देते हैं, उनको जो मार्ग दिखाते हैं, वो मार्ग कौन दिखाती है? नीतियां दिखाती है। और नीतियां क्या है? नीतियां हैं सजगता से निर्धारित आचरण के नियम। तो सजगता से निर्धारित आचरण के नियम किसने कहा था? डीमोक ने कहा था। उसके बाद में दूसरे भाई साहब पर आ जाए, यहाँ पर पॉल जे फ्रेडरिक, इनका नाम देखो। तो इन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है,
के संबंध में लिए गए निर्णय ही नीतियां हैं। यानी जो सिचुएशन आपके सामने है उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके संबंध में आप जो भी निर्णय लेते हैं वो निर्णय क्या है, नीतियां हैं। तो किसी भी परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है के संबंध में लिए गए निर्णय नीतियां हैं। और ये परिभाषा किसने दी थी, पॉल जे फ्रेडरिक ने। इनका भी नाम याद रखना। उसके बाद में तीसरे भाई साहब की तरफ आते हैं हम, थॉमस आर डाई। थॉमस आर डाई, इन्होंने कहा कि लोक नीति वो सब कुछ है जो सरकार करने और नहीं करने का निर्णय करती है। यानी लोक नीति वो सब कुछ है जो सरकार करने और नहीं करने का निर्णय लेती है। यानी जैसे सरकार का एक उद्देश्य ये है कि हमें क्या है कि जनता में, देश में सभी महिलाओं को क्या करना है, उज्ज्वला योजना के तहत गैस को वितरित करना है। तो इस तरीके की सरकार करने और नहीं करने का निर्णय लेती है, वो लोक नीति है। यानी लोक नीति वो सब कुछ है जो सरकार को करने और नहीं करने का निर्णय लेती है। ये परिभाषा किसने दी थी, थॉमस आर डाई ने दी थी। डायरेक्ट आप लोगों को परिभाषा याद रखनी है, नाम पूछे नीचे टिक करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। उसके बाद में प्लोडेन क्या कहते हैं कि किसी भी देश की सरकार के प्रत्येक स्तर पर नीतियों का निर्माण किया जाता है, वे सब वास्तव में लोक नीतियां ही हैं। चाहे सरकार कोई से भी हो, चाहे सरकार का स्तर कोई सा भी हो, जिस भी स्तर पर जिस भी के भी द्वारा सरकार के हिस्से के द्वारा नीतियों का निर्माण किया जाता है, वो सारी नीतियां किसमें शामिल होती हैं, लोक नीति में शामिल होती हैं। और ये परिभाषा किसने दी थी, ये प्लोडेन भाई साहब ने ये परिभाषा दी। उसके बाद में एक नाम है टेरी, नाम देखो आप एक बार, टेरी। एलेक्स पेरी होता था फिर भी समझ आता है, टेरी नाम इनका, टेरी। तो इन्होंने कहा कि लोक नीति उस कार्यवाही की शाब्दिक, लिखित व विहित बुनियादी मार्गदर्शक है जिसे प्रबंधक अपनाता है और जिसका अनुगमन करता है। यानी लोक नीति वो एक तरह की कार्यवाही है जो लिखित भी है, जो मौखिक भी हो सकती है, साप्ताहिक है, और उसमें कुछ बुनियादी सिद्धांत लिखे हुए हैं। और उन सिद्धांतों को कौन अपनाता है, जो प्रबंधक है वो अपनाता है और उसका क्या करता है, अनुगमन करता है, यानी उसके हिसाब से अकॉर्डिंग काम करता है। और वो सब चीजें क्या है, लोक नीति है। तो डीमोक भाई साहब क्या कहते हैं कि नीतियां क्या है, यानी सजग साथी निर्धारण आचरण के नियम है नीतियां। पॉल जे फ्रेडरिक कहते हैं कि किसी भी परिस्थिति में क्या करना है और क्या नहीं करना है के संबंध में जो निर्णय लेते हैं वो क्या है, वो नीतियां हैं। उसके बाद में थॉमस आर डाई कहते हैं कि लोक नीति वो सब कुछ है जो सरकार को कुछ करने और कुछ नहीं करने का निर्णय करती है। और प्लोडेन कहते हैं कि किसी भी देश की सरकार के प्रत्येक स्तर पर जो नीतियों का निर्माण किया जाता है वो सारी नीतियां क्या है, लोक नीतियां हैं। उसके अलावा टेरी कहते हैं कि लोक नीति उस कार्यवाही की शाब्दिक, लिखित व विहित बुनियादी मार्गदर्शक है जिसे प्रबंधक अपनाता है और जिसका क्या करता है, अनुगमन करता है। तो ये सारी परिभाषाएं इसमें दी हुई है। ये 5-6 विद्वान हैं, यानी मैं तो इनको महानुभाव कहूंगा, इन्होंने ये परिभाषाएं दी। इन परिभाषाओं को आप लोगों को मोटा मोटा याद रख लें। जैसे आचरण के नियम किसने कहा, यानी सजग साथी निर्धारित आचरण के नियम किसने कहा, डीमोक ने कहा। सरकार कुछ करने और नहीं करने के संबंध में निर्णय लेती है, ये थॉमस आर डाई ने कहा। तो इसके संबंध में आप सभी लोगों को ये याद रखना है, इसमें समझाने वाली उतनी बात ज्यादा है नहीं, सभी के अपने अपने इसमें मत हैं। उसके बाद में हम आते हैं लोक नीति की विशेषताएं क्या होती है। निम्न विशेषताएं हैं लोक नीति की, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, और ये स्लाइड आप लोगों को याद रखनी है क्योंकि अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो इससे संभावना काफी ज्यादा है। पहला लिखा हुआ है कि लोक नीति हमेशा सरकार के द्वारा बनाई जाती है। ये एकदम परफेक्ट बात है कि लोक नीति कौन बनाती है, सरकार के द्वारा बनाई जाती है। तो लोक नीति हमेशा किसके द्वारा बनाई जाती है, सरकार के द्वारा। और लोक नीति का बेसिक उद्देश्य क्या होता है, लोक कल्याण। तो पहली चीज, ये लोक नीति बनाएगा कौन, सरकार बनाएगा, और सरकार का उद्देश्य क्या होता है, लोगों का कल्याण। एक लिखा हुआ है कि लोक नीति एक गतिशील प्रक्रिया है जो आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। यानी लोक नीति एक ऐसी प्रक्रिया नहीं है कि एक बार बन गए। जैसे मान लो कोई भी नियम है, वो नियम बनाया, उस नियम जिस समय बनाया गया था उस समय वो नियम एकदम परफेक्ट था, लेकिन वर्तमान में जो है वो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। तो ये अब बहुत जरूरी है कि वो नियम या फिर कोई भी योजना हो, कोई भी नीति हो, उसको भी जरूरत है कि अब वो समय के हिसाब से बदले। तो लोक नीति क्या होती है कि एक गतिशील प्रक्रिया होती है जो कि समय के हिसाब से जब जब जरूरत महसूस होती है, यानी आवश्यकता के अनुसार वो क्या होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी शामिल कर लो, जैसे मान लो स्वच्छ भारत मिशन को शामिल कर लो। तो स्वच्छ भारत मिशन पहले स्टार्ट हुआ शौचालय के निर्माण को लेकर के, फिर कचरा प्रबंधन को लेकर के उसमें ऐड किया गया, और फिर उसके बाद में कई सारी योजनाएं चलती है सरकार की, पता ही होगा आपको। तो उसमें क्या होता है कि आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन होती रहती है। अब प्रश्न यह है कि मान लो कि स्टेटमेंट दिया हो कि निम्न में से लोक नीति की विशेषता नहीं है, और एक स्टेटमेंट आ जाए कि लोक नीति क्या है, स्थायी प्रक्रिया है।
तो इसी तरीके का आएगा क्वेश्चन, तो उसको क्या करना है, आपको क्रॉस कर देना है कि भाई साहब ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि लोक नीति स्थायी नहीं होती है, लोक नीति क्या होती है, गतिशील प्रक्रिया होती है। क्योंकि अभी जो कानून बना है, अभी जो योजना बनी है, अभी जो नियम नीतियां बनी है, वो इस समय की परिस्थिति के हिसाब से बनी है, लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल सकती है, इसलिए लोक नीति भी जो है वो बाद में परिस्थितियों के हिसाब से बदलनी चाहिए, यानी बदलती भी है और बदलनी भी चाहिए। तो लोक नीति क्या है, एक गतिशील प्रक्रिया है। उसके बाद में हम देखें कि लोक नीति भविष्य उन्मुख होती है, यानी भविष्य को ध्यान में रख करके बनाई जाती है, ये वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर अधिक केंद्रित होती है। जैसे मान लो कि कुछ भी लोक नीति, मान लो आप जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन वाला मामला, सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया, तो सूचना का अधिकार अधिनियम के पीछे जो बेसिक जो होता है कि लोगों को प्रशासन से संबंधित, लोगों को सरकार से संबंधित जानकारी या फिर सूचना मांगने का अधिकार हो, और जब इस तरीके की सूचना दी जाएगी तो काफी लंबे समय बाद लगातार इसमें सूचना देने की वजह से सिस्टम में क्या आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जब ट्रांसपेरेंसी सिस्टम में आएगी तो उससे करप्शन और जो भ्रष्टाचार जैसे मामले हैं या फिर लोगों की जो सिस्टम में भागीदारी है वो क्या होगी, बढ़ेगी, और लोगों की सिस्टम में भागीदारी बढ़ेगी तो उससे एक जो सबसे बड़ा टारगेट पूरा होगा वो है गुड गवर्नेंस, तो वो सब हमें मिल सकता है। तो यही बात है कि जो लोक नीति है वो वर्तमान यानी अभी प्रेजेंट टाइम को छोड़ करके जो भविष्य है, यानी भविष्य में इसके इस तरीके के रिजल्ट आएंगे तो उस पर फोकस ज्यादा करती है। तो लोक नीति वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर ज्यादा क्या करती है, फोकस करती है, यानी केंद्रित होती है। उसके अलावा लोक नीति दिशा निर्देश देती है कि ताकि समस्त प्रशासन इन दिशा निर्देशों का पालन कर लोक कल्याण के उद्देश्य को पूरा कर सके। ये भी बात सही है एकदम से, यानी कोई भी लोक नीति बनाई जाती है तो वो क्या देती है, दिशा निर्देश देती है, यानी इंस्ट्रक्शन देती है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था आपको सूचना के अधिकार अधिनियम का, यानी जब ये अधिनियम बना तो ये अधिनियम प्रशासन को दिशा निर्देश ही तो दे रहा है कि आप जो है ना वो जनता अगर आपसे किसी भी तरह की कोई भी सूचना मांगती है तो आप जनता को वो सूचना उपलब्ध करवाइए। तो ये प्रशासन को दिशा निर्देश दिया जा रहा है, किसके माध्यम से, अधिनियम के माध्यम से, यानी एक तरीके की क्या है, ये लोक नीति है। उसके बाद लोक नीति के निर्माण में केवल सरकारी ही नहीं बल्कि गैर सरकारी संगठनों की भी भूमिका होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप याद रखना। पहली चीज इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो आपने पहली लाइन मैंने क्या बताई थी कि लोक नीति का निर्माण कौन करेगी, लोक नीति का निर्माण करेगी सरकार करेगी, लेकिन ये लाइन कह रही है कि लोक नीति का निर्माण तो सरकार ही करेगी, लेकिन इसमें गैर सरकारी जो तत्व हैं उनकी भी क्या होती है, भूमिका होती है। अब देखो एग्जाम्पल से समझो, 1995 का समय आपको पता होगा, ब्यावर अजमेर की बात है। हालांकि ब्यावर अब अलग से जिला बन चुका है। तो 1995 में ब्यावर की बात है, ब्यावर में एक महिला थी अरुणा रॉय। उस अरुणा रॉय ने एक मोमेंट किया, एक आंदोलन छेड़ा सरकार के खिलाफ, किसको लेकर के, सूचना के अधिकार अधिनियम को लेकर के, यानी जनता को अधिकार है कि सरकार क्या क्या काम कर रही है, किस किस तरीके से काम कर रही है। इसे राइट टू इंफॉर्मेशन यानी आरटीआई को लेकर के जो आंदोलन करने वाली महिला थी, यानी जो लीड करने वाली महिला थी आंदोलन को, वो कौन थी, अरुणा रॉय। इन्होंने आंदोलन किया कि सरकार जो है ना वो लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाए, प्रशासन से संबंधित लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाए। तो इसके संबंध में इन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया, और इनका एक संगठन भी है अरुणा रॉय का, मजदूर किसान शक्ति संगठन। और फिर इनके प्रयासों से ही बाद में आरटीआई 2005 बना और उसके बाद में लागू किया गया। तो सूचना के अधिकार को लेकर के जिन्होंने सबसे ज्यादा प्रयास किया वो कौन थी, अरुणा रॉय। अब आप इससे समझो, जैसे अरुणा रॉय है, जैसे नीति किसने बनाई, आरटीआई एक्ट बनाया किसने, बनाया सरकार ने, लेकिन सरकार पर जो दबाव बनाने का काम, सरकार को जो जागरूक करने का काम, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का काम किसने किया था, अरुणा रॉय ने किया था। और इनका संगठन कौन सा था, मजदूर किसान शक्ति संगठन। यानी इसमें गैर सरकारी जो संगठन है, गैर सरकारी जो तत्व है, उनकी भी क्या होती है, इसमें भूमिका होती है। तो सूचना के अधिकार अधिनियम में भूमिका बनाया सरकार ने है, लेकिन इसके संबंध में भूमिका किसकी है, वो भूमिका किसकी है इसमें, मजदूर किसान शक्ति संगठन की और अरुणा रॉय की। और इन्होंने काफी इसके संबंध में सिफारिशें भी की थी कि इसमें ये चीज शामिल की जानी चाहिए, ये चीज शामिल की जानी चाहिए। तो इनको सहयोगी संस्था, यानी इन्होंने काफी इसमें सहयोग भी किया था, सलाह भी दी थी। दूसरा होता है कि लोक नीति परिणाम उन्मुख होती है, यानी परिणाम को ध्यान में रख करके, यानी परिणाम प्राप्त हो, परिणाम उन्मुख होती है। ठीक है, तो परिणाम को ध्यान में रख करके ये क्या बनाई जाती है,
लोक नीति बनाई जाती है। यानी लोक नीति बनाएंगे तो उसका कुछ बेहतर परिणाम भी होना चाहिए, तो परिणाम को ध्यान में रख करके क्या बनाई जाती है, लोक नीति बनाई जाती है। तो क्या याद रखना है, पहला है कि लोक नीति हमेशा कौन बनाता है, सरकार बनाता है, सरकार बनाती है। बेसिक पर्पस क्या होता है, लोगों का कल्याण करना। उसके बाद में लोक नीति कैसी प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, स्थायी प्रक्रिया नहीं है। गतिशील क्यों है, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार इसमें क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। उसके अलावा लोक नीति क्या होती है, लोक नीति वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पर ज्यादा केंद्रित होती है, यानी भविष्य उन्मुख होती है। उसके अलावा लोक नीति दिशा निर्देश दे सकती है, प्रशासनिक जो अधिकारी है उनको दिशा निर्देश दे सकती है लोक नीति। उसके बाद में लोक नीति के निर्माण में सरकारी तत्व ही नहीं बल्कि गैर सरकारी तत्वों की भी भूमिका होती है, इसमें मैंने अरुणा रॉय का एग्जाम्पल दिया। और उसके अलावा लोक नीति क्या होती है, परिणाम उन्मुख होती है, यानी परिणाम के लिए बनाई जाती है, परिणाम को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। अब हम आते हैं लोक नीति के मॉडल पर, यानी लोक नीति किन किन मॉडल पर काम करती है, यानी किस किस तरीके की लोक नीति होती है। अब देखो लोक नीति में मॉडल कौन कौन से। पहला ये है कि संस्थावादी मॉडल। संस्थावादी मॉडल में सिंपल सा ये समझो आप कि जो नीति केवल जिस नीति के निर्माण में केवल सरकार की भूमिका होती है वो नीति कौन सी होती है, संस्थावादी मॉडल पर आधारित होती है। तो लोक नीति का निर्माण केवल सरकार के द्वारा किया जाता है तथा उसमें किसी अन्य संगठन की कोई भूमिका नहीं होती है, तो वो मॉडल कौन सा है, अभिवृद्धिकारी संस्थावादी मॉडल। तो प्रश्न आए कि ऐसी नीति जिसका निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है, जिसमें गैर सरकारी तत्वों की कोई भूमिका नहीं होती है, इस तरीके की लोक नीति किस मॉडल पर आधारित होती है, तो वो मॉडल है संस्थावादी मॉडल। उसके बाद में दूसरा हम देखिए समूह मॉडल क्या होता है। तो समूह है कि लोक नीति का निर्माण सरकार के द्वारा ही किया जाता है लेकिन उसमें अन्य संगठनों की भी भूमिका होती है, यानी ये इसका क्या है, जस्ट अपोजिट है। लेकिन लोक नीति का निर्माण तो सरकार ही करेगी लेकिन उन लोक नीति के निर्माण में गैर सरकारी तत्वों की भी भूमिका होती है। और इस तरीके के मॉडल पर आधारित जो नीति है उस नीति के मॉडल को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं समूह मॉडल। जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ, जैसे मीडिया हो गई, जनमत हो गया, स्वयंसेवी संस्थाएं होगी, दबाव समूह हो गए, ये सब क्या है, समूह मॉडल के अंतर्गत आते हैं। जैसे मीडिया है, जनमत है, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, दबाव समूह है, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, समूह मॉडल के अंतर्गत आता है। क्योंकि मीडिया भी कई बार सरकार को असलियत बताती है जनता की, हालांकि आजकल की मीडिया जनता को हकीकत ना बता करके कुछ और ही समझा रही है। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो पहले जब हम छोटे थे थोड़े से, तो उस समय क्या होता था कि जब भी कोई न्यूज हम देखते थे न्यूज में, तो घर आकर के बोलते थे कि मैंने ये न्यूज देखी है, ये सा हुआ है, और घर वाले भी मानते थे कि यार न्यूज में बात आई है तो एकदम सही है। लेकिन आजकल एकदम उल्टा हो गया। अगर आपने कोई न्यूज देखी और अगर आप उस पर विश्वास कर रहे हो तो आपसे बड़ा मूर्ख हो ही नहीं सकता, क्योंकि न्यूज पता नहीं क्या हो गया इनको। जैसे आपने भी भारत पाकिस्तान के मामले में देखा होगा कि न्यूज वाले दिखा रहे हैं कि भारत की सेना ने कराची एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया, लाहौर पर कब्जा कर लिया है, भारतीय सेना पीओके में घुस गई है। और ये चैनल भी ऐसे नहीं है कि कोई छोटे मोटे यूट्यूबर हो, 500-1000 सब्सक्राइबर वाले, अच्छे खासे बड़े बड़े प्रतिष्ठित चैनलों ने इस तरह की खबरें चलाई। तो आप देख सकते हो मीडिया का स्टैंडर्ड। हालांकि इसमें कॉन्सेप्ट तो यही है कि मीडिया की जो है समूह मॉडल में क्या होती है, भूमिका होती है। उसके बाद में होते हैं अभिजातीय मॉडल। अभिजातीय मॉडल का मतलब है कि लोक कल्याण को ध्यान में रखकर नीति बनाना का दावा किया जाता है लेकिन वास्तविकता में केवल उस नीति का लाभ सरकार के निकटतम लोगों को ही होता है। यानी अभिजातीय मॉडल का मतलब है कि सरकार दिखावा तो इस तरीके का कर रही है कि जो भी हम नीतियां बना रहे हैं ये नीतियां किसके लिए हैं, लोगों के कल्याण के लिए। लेकिन अगर हम वास्तविकता में देखें तो उससे लोगों का कल्याण नहीं हो रहा, उससे किसको लाभ हो रहा है, जो सरकार के जो करीबी लोग हैं सिर्फ उन्हीं लोगों को लाभ हो रहा है। और जब इस तरीके की नीति कोई सरकार बनाती है तो उस नीति को क्या, कौन से मॉडल पर आधारित होती है, अभिजातीय मॉडल पर आधारित होती है। जैसे आप पॉलिटिक्स में देखते होंगे कि कई बार सरकार पर भी आरोप लगता है कि वो कॉर्पोरेट घराने जो होते हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये लोक नीति बनाई है, जबकि सरकार कह रही है कि ना, ये लोक नीति किसके लिए बनाई गई है, जनता के लिए बनाई गई है। जबकि मेन जो फायदा होता है वो किसको होता है, कॉर्पोरेट घरानों को होता है। तो इस तरीके की जो नीति है वो किस मॉडल पर आधारित होती है, अभिजातीय मॉडल पर। तो 3 मॉडल पड़े। पहला मॉडल है संस्थावादी मॉडल, यानी जिसमें लोक नीति का निर्माण सरकार करती है लेकिन उसमें गैर सरकारी तत्वों की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरा मॉडल है समूह मॉडल, जिसमें लोक नीति का निर्माण सरकार के द्वारा किया जाता है, साथ ही में उसमें गैर सरकारी जो तत्व हैं उसकी भी भूमिका होती है। और तीसरा मॉडल कौन सा है, अभिजातीय मॉडल, यानी सरकार लोक नीति का निर्माण करने में ये दावा तो कर रही है कि इसका मेन मकसद लोगों का कल्याण करना है,
लेकिन इसका वास्तविक रूप से लाभ किसको मिल रहा है? सरकार के जो करीबी लोग हैं वही इसका क्या है, लाभ ले रहे हैं। तो ये 3 मॉडल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। उसके बाद में चौथा मॉडल है अभिवृद्धिकारी मॉडल। अब ये क्या कहता है देखो, अभिवृद्धिकारी मॉडल का मतलब है कि इसके अनुसार लोक नीति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात एक स्थान पर अथवा एक समय पर नहीं बनाई जाती, बल्कि इसमें निरंतर सुधार चलता रहता है। अभिवृद्धि का मतलब है लगातार वृद्धि होती रहती है, यानी लगातार उसमें सुधार रहता है। ये सिंपल सा ये कह रही है कि लोक नीति एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यानी कौन सी प्रक्रिया है? गतिशील प्रक्रिया है, जिसका ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही स्थान पर एक ही समय इसका निर्माण कर दिया गया। ये स्थान के हिसाब से और समय के हिसाब से क्या रहती है, परिवर्तित होती रहती है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि अर्थात एक स्थान पर अथवा एक समय पर नहीं बनाई जाती, बल्कि इसमें निरंतर सुधार चलता रहता है। जैसे कोई भी एक्ट है, कोई भी पॉलिसी है, उसमें लगातार क्या रहता है, सुधार होता रहता है। एक बार उसका ड्राफ्ट बनाया जाता है, फिर जैसे जैसे हमारे सामने परिस्थितियां आती हैं उस हिसाब से सरकार क्या करती है, उसमें संशोधन करती रहती है, यानी लगातार उसमें संशोधन होते रहते हैं। तो इस तरीके की लोक नीति क्या होती है, अभिवृद्धिकारी मॉडल। एक होती है कूड़ादान मॉडल। देखो इसका नाम क्या है, डस्टबिन मॉडल बोलते हैं इसको। लोक नीति का निर्माण किसी व्यक्ति के द्वारा एक समय में नहीं किया जाता, बल्कि समय के साथ साथ उसमें अनेक लोगों का योगदान भी होता है। ये सिंपल सा ये कह रही है कि लोक नीति जो है ना, वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं बनाई जाती। लोक नीति में कई सारे लोगों का योगदान होता है और समय के अनुसार लोग जो है उसमें क्या है, जुड़ते जाते हैं। जैसे मान लो कोई कूड़ादान है, तो उस कूड़ादान में किसी एक व्यक्ति के कचरा फेंकने से वो कूड़ादान का जो मकसद है ना, वो पूरा नहीं हो सकता। उसमें बहुत सारे लोग, जब सारे लोग जागरूक होंगे, सभी लोग अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, उस कचरे को उसी कूड़ादान में डालेंगे, तो उसका जो पर्पस है, जिसके लिए उसको वहां पर रखा गया है, वो तभी तो पूरा होगा। तो सिंपल सी इसमें भी बात यही है कि जो लोक नीति है वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा किसी एक समय में नहीं बनाई जाती, इसमें कई सारे लोगों का योगदान क्या है, रहता है। ठीक है, तो ये कौन सा मॉडल है, कूड़ादान मॉडल। तो 5 मॉडल हमने देखे। पहला है संस्थावादी मॉडल, केवल सरकार। समूह मॉडल, सरकार भी और उसमें निजी तत्व भी हो सकते हैं। अभिजात्य मॉडल, यानी दिखावा तो ऐसा है कि लोक कल्याण, लेकिन फायदा किसको, करीबी लोगों को। उसके बाद में अभिवृद्धिकारी मॉडल, यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, समय के हिसाब से परिवर्तन। और उसके बाद में कूड़ादान मॉडल, यानी किसी एक व्यक्ति का इसमें योगदान नहीं है, कई सारे व्यक्तियों का इसमें क्या होता है, योगदान होता है। तो ये 5 मॉडल में उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत बेहतर समझ में आ गए होंगे। अब ध्यान रखना, इससे संबंधित अगर एक भी प्रश्न आए तो आप लोग गलत नहीं करेंगे, क्योंकि ये मॉडल मैंने आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिए। अब देखो, ये वीडियो की क्वालिटी एजुकेशन की तरफ से एक टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें टोटल 24 टेस्ट है, 16 टेस्ट टॉपिक वाइज है, 8 टेस्ट फुल लेंथ होंगे। और इसकी प्राइस कितनी है, 349 रुपए। और अगर NS01 कूपन कोड आप इसमें यूज करते हो तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि देखो, पढ़ते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो हमने पढ़ा क्या वो यूजफुल है, इसका पता कहाँ चलता है? तो इसका पता चलता है जब हम टेस्ट देते हैं ना, लगातार टेस्ट देते हैं, तो हमें पता चलता है कि जितना हमने पढ़ा क्या वो पर्याप्त है, क्या हमें और पढ़ने की जरूरत है, क्या हमें और रिवीजन की जरूरत है। तो इसी तरीके की प्रैक्टिस करने के लिए ये टेस्ट सीरीज है। तो इस टेस्ट सीरीज की प्राइस 349 रुपए है, जिसमें अगर आप NS01 कूपन कोड यूज करते हो तो आपको डिस्काउंट इसमें मिल जाएगा। उसके अलावा जैसे मान लो पॉलिटी हम लोग यूट्यूब पर फ्री पढ़ ही रहे हैं पटवार के लिए, लेकिन मान लो ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ना भी है, थोड़ा सा फास्ट पढ़ना है, यानी एक 2-4 दिन में आपको पूरा कोर्स खत्म करना है किसी सब्जेक्ट का, तो उसके लिए बेहतर ऑप्शन है कि आप थोड़ा सा ये पटवार और वीडियो का कॉम्बो कोर्स ले लीजिए, क्योंकि इसकी प्राइस 1999 रुपए है। और NS01 कूपन कोड आप इसमें यूज करोगे तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें जो विशेषज्ञ हैं उनके लेक्चर भी मिलेंगे, वीडियो, आपके पैनल की PDF भी मिल जाएगी और प्रिंटेड नोट्स में इसमें मिल जाएंगे। तो आप जरूर एक बार इसको चेकआउट कर सकते हैं। उसके अलावा पटवार की एक नई टेस्ट सीरीज चली है, न्यू नाम से, यहाँ पर न्यू टेस्ट सीरीज चल रही है, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे। और इसमें NS01 कूपन कोड आप यूज करोगे तो इसका डिस्काउंट मिल जाएगा, किसमें, 249 रुपए में डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये टेस्ट सीरीज अभी हाल ही में शुरू की गई है। इसका जो पहला टेस्ट है ये 8 जून को हुआ था, आप लोगों ने शायद दिया भी होगा। और राजस्थान पुलिस वाले तो तैयार हो जाइए, इसको खरीद ही लीजिए, मान के चलो, क्योंकि आपके पास में ज्यादा टाइम है नहीं अब, है ना। और राजस्थान पुलिस के लिए भी कम से कम 15 टेस्ट है इसमें, और 15 में से 10 तो टॉपिक वाइज है और 5 किसे फुल लेंथ टेस्ट है। और इसकी प्राइस कितनी है, 199 रुपए। इसमें भी अगर आप NS01 कूपन कोड यूज करोगे तो आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा। तो देख ला, याद रख लेना इसको, ठीक है। और ये टेक्स्ट जो है वो प्रैक्टिस करना नहीं भूलना है। अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पर,
नीति निर्माण की प्रक्रिया, यानी नीति का निर्माण कैसे होता है। देखो नीति का निर्माण कैसे होता है, पहला ये होता है कि एक तो होती है समस्या। पहली चीज की यह देखना होता है कि समस्या एक्चुअल में है क्या। जब हमें समस्या मिल जाती है तो फिर हम देखते हैं कि उसके विकल्प क्या है। मान लो विकल्प भी मिल गए, फिर हम देखते हैं कि इसमें सबसे बढ़िया विकल्प कौन सा है, व्यावहारिक विकल्प कौन सा है। फिर व्यावहारिक विकल्प का हम क्या करते हैं, चयन करते हैं और उसका क्या कहता है, क्रियान्वयन होता है। फिर उस क्रियान्वयन में सफलता और असफलता को हम क्या करते हैं, माप करते हैं, यानी उसकी देखरेख करते हैं पहले। और फिर वो जो हमने लोक नीति लागू की थी वो सही तरीके से लागू हुई या नहीं हुई, उसकी क्या करते हैं हम, सफलता और असफलता का मापन करते हैं। ये अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो उधर की जो स्लाइड है उस पर कंप्लीट यही चीजें लिखी हुई, थोड़ा सा मैं इसको डायग्राम के फॉर्मेट में लिख रहा हूं। तो सफलता और असफलता का मापन करते हैं और उसके अलावा उससे क्या लेते हैं, सबक लेते हैं। अगर सफल हुई तो, असफल हुई तो क्या लेंगे, उससे सबक लेंगे। तो पहली समस्या क्या है, निर्माण कैसे होगा। तो पहले हम देखेंगे कि एक्चुअल में समस्या है क्या। जैसे मान लो मैं वही एग्जांपल लेता हूं, स्वच्छ भारत मिशन का एग्जांपल ले लो आप। तो स्वच्छ भारत मिशन के एग्जाम्पल को चलाने, स्वच्छ भारत मिशन जो चलाया था सरकार ने, उससे पहले सरकार ने क्या देखा कि जो ग्रामीण एरिया है उनमें अधिकतर घर ऐसे हैं जिनमें शौचालय नहीं है और उनको शौच के लिए कहां जाना पड़ता है, बाहर जाना पड़ता है। और इससे लोगों के स्वास्थ्य पर क्या पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इससे बीमारियां ज्यादा बढ़ रही हैं, बीमारियां बढ़ रही है, इससे सरकार के स्वास्थ्य का जो खर्चा है वो भी बढ़ रहा है। तो फिर सरकार ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें लोगों को शौचालय प्रोवाइड करवाई जाए। अब देखो समस्या क्या थी, समस्या ये थी कि ग्रामीण परिवार जो थे, ग्रामीण जो फैमिलीज थी गांव में, उनके पास में शौचालय नहीं था घर में। तो फिर क्या कि इस समस्या को आइडेंटिफाई किया गया, यानी ये समस्या है। फिर क्या किया गया कि यार देखो इनको शौचालय दिया जाना चाहिए, यानी इसके लिए कुछ इंतजाम किया जाए, लेकिन कैसे किया जाए। तो दो विकल्प थे, पहला ये कि प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए, या फिर एक गांव के लिए एक शौचालय होना चाहिए, या फिर 10 घरों पर एक शौचालय होना चाहिए। इस तरीके के मान लो बहुत सारे विकल्प हो गए। तो उन विकल्पों में से सरकार ने सेलेक्ट किया कि नहीं नहीं, प्रत्येक घर में एक शौचालय होना ही चाहिए। तो विकल्प हमारे साथ में थे, उसके बाद में हमने प्रत्येक घर वाला विकल्प लिया। उसके बाद में व्यवहारिक विकल्प हमने लिया कि इसमें प्रैक्टिकली हम पॉसिबल भी हो सकता है कि प्रत्येक घर में इसका निर्माण करवाया जाए। फिर उसके बाद में हमने क्रियान्वयन किया, यानी उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। जैसे सरकार ने व्यवहारिक विकल्प का तो कर ही दिया, अब उसको क्या करना है, उसको इंप्लीमेंट करना है। तो इंप्लीमेंट करने के लिए क्या किया गया कि पंचायतों को यह अधिकार दिया गया कि वो अपनी पंचायत क्षेत्र में क्या करेंगे, शौचालयों का निर्माण करेंगे। और फिर लोगों को बढ़ावा देने के लिए उनको पैसे भी दिए सहायता के लिए कि 12,000 रुपए आपको क्या मिलेगी, इसकी सहायता राशि मिलेगी। तो यहां पर सरकार ने क्या किया, क्रियान्वयन किया। अब किस व्यक्ति ने बनाया नहीं बनाया, हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने फर्जी पैसे उठा लिए हों उससे बना करके, तो इसकी देखरेख कौन करेगा। तो फिर उसकी देखरेख के लिए किसको जिम्मेदारी दी गई, पंचायतों को दी गई कि उसकी देखरेख करेगी। फिर उसका प्रॉपर एक फोटो खींचेगा और उस फोटो खींचने के बाद में ही आपका पेमेंट क्या होगा, सैंक्शन होगा। तो ये इसमें क्या रखेंगे आप, देखरेख वाले हिस्से में रख सकते हैं। फिर सरकार ने देखा कि नहीं, ये मॉडल काफी सफल भी हुआ, और सफल होने के बाद में ये भी देखा गया कि कुछ हिस्सों में ये असफल भी हुआ, यानी हमने बना तो दिए, लोग उनको क्या नहीं कर रहे, इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो वह कहीं जगह मॉडल असफल हुआ। और फिर सरकार ने सबक लिया कि सिर्फ ये बनाने से काम नहीं चलेगा, हमें वहां पर पूरी और व्यवस्था करनी चाहिए। और वो और व्यवस्था क्या होगी, जैसे पानी की पूरी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, जमीन की अगर किसी के पास में नहीं है तो वो थोड़ी सी क्या है, व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये एक एग्जाम्पल था, हालांकि एक्चुअल में मुझे नहीं पता ऐसा हुआ नहीं हुआ, बट हाँ, लोक नीति के निर्माण में इसी तरीके के स्टेप फॉलो किए जाते हैं। अब हम देखते हैं पहला ये कि समस्या को परिभाषित करना, यानी पहले देखना कि समस्या है क्या। फिर उसके बाद में विभिन्न विकल्पों का निर्माण करना, यानी हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शन है। फिर देखना है कि किसी व्यवहारिक विकल्प का चयन करना, यानी किसी व्यवहारिक विकल्प का चयन करना है हमें, जो हमारी परिस्थितियों के हिसाब से, हमारे बजट के हिसाब से थोड़ा सा सही फिट बैठे। फिर उसके बाद में जो निर्णय लिया गया है, हमने चयन किया, निर्णय लिया, उसको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। फिर उस नीति की जो हमने लागू की उसकी देखरेख भी तो करना है कि ये ठीक तरीके से लागू हो रही है, नहीं हो रही है। फिर उसके बाद में उसकी सफलता और असफलता को मापना, यानी जो पॉलिसी हमने लागू की वो सफल हुई या फिर असफल हुई, और अगर असफल हुई तो उससे क्या लेना, सबक लेना, और उसके बाद में जो असफलता है उसकी विवेचना भी करना
कि आखिर असफल क्यों हुई। तो किसी भी नीति को निर्माण करने के लिए इसी तरह की प्रक्रियाओं से होकर के गुजरना पड़ता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ में आ गई होगी। अब देखो नीति निर्धारण के अभिकरण कौन कौन से हैं, यानी नीतियों के निर्धारण में महत्वपूर्ण अभिकरण कौन से। पहला तो है संविधान। हमारा संविधान जो है कानूनों का एक समूह है, यानी सबसे बड़ा जो कानून है हमारे देश में वो कौन सा है, संविधान है। और जितने भी कानून है उनका निर्माण जो होता है वो किसके हिसाब से होता है, संविधान के हिसाब से होता है। कोई भी ऐसा कानून नहीं बन सकता जो संविधान का क्या कर रहा हो, उल्लंघन कर रहा हो। तो नीति के निर्धारण में जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है वो कौन है, एक संविधान है। दूसरा ये कि निर्धारण कौन करती है, यानी कानून कौन बनाती है, वो संसद बनाती है। लेकिन वो संसद कानून कब बनाएगी, यानी बहुत सी बार ऐसा होता है कि संसद कानून नहीं बनाती, फिर दबाव समूह काम करते हैं। दबाव समूह का मतलब है कि ऐसा कोई निजी संगठन जो सरकार पर दबाव बनाता है कि इसके संबंध में क्या बनाई जानी चाहिए, नीति बनाई जानी चाहिए। जैसे एग्जांपल आप लो, जैसे दबाव समूह क्या होता है, जैसे मान लो कि लोकपाल का बिल हमारे देश में लाना था भ्रष्टाचार के रोकने के लिए। तो फिर क्या हुआ कि कुमार विश्वास, आपको पता होगा, कवि हैं वो, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल जो थोड़े दिनों पहले दिल्ली के सीएम थे वो, और उसके बाद में अन्ना हजारे जो थे, अन्ना हजारे के नेतृत्व में 2013 में एक बहुत बड़ा दिल्ली में आंदोलन हुआ। और उस आंदोलन के बाद में सरकार ने क्या बनाया, लोकपाल का कानून बनाया। तो लोकपाल को वह जो आंदोलन हुआ उसे एक तरह आप दबाव समूह की तरह समझ लीजिए, या फिर वो जो अरुणा रोय वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था, मजदूर किसान शक्ति संगठन, तो उसको इसमें शामिल कर लीजिए। उसके बाद में राजनीतिक दल जो है वो अपनी विभिन्न एजेंडा जारी करता है। यानी जब भी चुनाव आते हैं तो जो राजनीतिक दल है वो क्या करते हैं, घोषणाएं करते हैं। जैसे आपने थोड़े दिनों पहले देखा होगा कि थोड़े दिनों क्या 2023-24 के इलेक्शन में शायद राहुल गांधी ने कहा था कि 72,000 रुपए क्या देंगे, हम प्रत्येक परिवार को देंगे हमारी सरकार बनने के बाद में। ऐसा एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे सरकारें वादा करते ही रहती हैं कि इस बार हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे, इस बार हमारी सरकार बनेगी तो ये कर देंगे, इस बार हमारी सरकार आई तो ये नीति लागू कर देंगे। तो राजनीतिक दल जो है वो विभिन्न नीतियों को लागू करने का प्रयास करते हैं। किसमें करते हैं, अपने एजेंडे में करते हैं, चुनावी एजेंडे के माध्यम से। उसके बाद में मीडिया की भूमिका रहती है और परामर्शदात्री समितियों की इसमें क्या रहती है, भूमिका रहती है। क्योंकि मीडिया ही, हालांकि मैं बता रहा हूं इस पर मैं 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन हाँ अगर हम कंसेप्चुअल देखें, कॉन्सेप्ट पर देखें, तो कॉन्सेप्ट में जो मीडिया है वो समाज की असली स्थिति को लोगों, सरकार के सामने रखती है। यानी गांव में क्या प्रॉब्लम है, स्कूल ठीक है या नहीं है, अस्पताल ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कहां पर किस तरीके की दिक्कत है, ये सब जनता के सामने, सरकार के सामने, लोगों के सामने लाने का काम कौन करता है, मीडिया करता है। हालांकि आजकल इन्होंने ये काम करना बंद कर दिया। उसके बाद में परामर्शदात्री समितियां, यानी बहुत सारी समितियां ऐसी होती है जो कि सरकार को परामर्श देती हैं कि आप इस नीति को इस तरीके से बनाइए। तो परामर्शदात्री समितियां भी इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, अब देखिए नीति निर्माण पर प्रभाव किस किस का होता है, यानी इंपैक्ट क्या होता है, प्रभाव। तो पहली चीज की विचारधारा का प्रभाव होता है, यानी जैसी विचारधारा वैसी ही लोक नीति। आपने भी देखा होगा कि सरकार में जो भी दल होते हैं उन दल की अलग अलग तरीके की क्या होती है, विचारधारा होती है। जैसे आम आदमी पार्टी थी, तो आम आदमी पार्टी किसके बारे में बात करती थी, गरीब, तो उनकी सारी पॉलिसीज किसके आसपास थी, गरीबों के आसपास बनाती थी वो। उसके बाद में जो कांग्रेस है वो अलग माइंडसेट से काम करती है। तो बीजेपी की विचारधारा अलग है, कांग्रेस की विचारधारा अलग है, और जिस व्यक्ति की जैसी विचारधारा होगी उस समय कानून जो है उसी तरीके का बनेगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। यानी विचारधारा जो है वो नीतियों को क्या करती है, प्रभावित करती है। उसके बाद में आता है जनमत, यानी लोक नीति के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करता है, यानी जनता के मत। यानी जनमत क्या कह रहा है, यानी सबसे ज्यादा लोग किस बात को लेकर ऑब्सेस्ड हैं, किस बात को लेकर के लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लोग किस बात को लेकर सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, जनमत किस नीति के साथ में है, किस फील्ड के साथ में है। तो इसके संबंध में जनमत जो है वो भी क्या करता है, लोक नीति के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करता है। उसके बाद में सरकार की छवि, कई बार सरकार नीति इस तरीके की बनाती है कि उसकी छवि भी खराब ना हो, यानी सरकार अपनी छवि को बचाने के लिए भी कई बार नीति इस तरीके की बनाती है। तो नीति किस तरीके की बनेगी, तो बहुत सी बार सरकार अपनी छवि को लेकर के काफी चिंतित रहती है कि ऐसा ना हो कि इस नीति के बाद में हमारी छवि खराब हो जाए, तो उस नीति को उसी के अनुरूप क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। तो ये जो इस पे प्रभाव किसका है, सरकार की छवि का है। एक बाहरी दबाव भी रहता है, बाहरी दबाव में अंतरराष्ट्रीय दबाव मान लीजिए आप, जैसे अमेरिका है, जैसे यूएसएसआर है, आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, इस तरीके की जितनी भी संस्थाएं हैं इनका भी दबाव रहता है कि हम ऐसी कोई पॉलिसी ना बनाएं जिससे बाकी देशों के हितों का क्या हो, नुकसान हो। ठीक है ना, तो ये एक दबाव रहता है। दूसरा है अन्य कारक, जैसे आपदा है और एक मनोवैज्ञानिक है। तो आपदा के समय भी नीति अलग तरीके से बनाई जाती है, मनोवैज्ञानिक कारण भी है एक सरकार का, तो ये आप लोगों को याद रखना है।
तो कौन से प्रभाव, कौन से विचारधारा से प्रभाव पड़ता है? जनता के मत से प्रभाव पड़ता है, यानी जनमत नीति को, लोक नीति के निर्माण को प्रभावित करता है। सरकार की छवि, इसका डर भी लोक नीति के निर्माण को प्रभावित करता है। उसके अलावा बाहरी दबाव प्रभावित करता है, और भी अन्य कारक हैं जिसमें कौन सा है? आपदा और मनोवैज्ञानिक जैसे कारक शामिल है। ठीक है, तो ये किससे बात करते हैं? लोक नीति पर प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि लोक नीति के निर्माण में संगठन कौन कौन से होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सरकारी संरचना में हम बात करें तो कार्यपालिका होती है। तो कार्यपालिका दो होती है, एक तो होती है राजनीतिक अस्थायी, एक स्थायी, मान लो आप दोनों, और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। अस्थायी कार्यपालिका में कौन शामिल होते हैं? मंत्री परिषद, ये वाला हिस्सा शामिल होता है। और स्थायी में कौन शामिल होते हैं? इसमें आईएएस आईपीएस यानी ब्यूरोक्रेट शामिल होते हैं, यानी नौकरशाही। तो सरकारी संरचना कौन सी? कार्यपालिका, प्रशासन तंत्र, विधायिका और न्यायपालिका। ये किस में आती है? सरकारी संरचना में आती है, लोक नीति के निर्माण में। और गैर सरकारी संरचना का मतलब है कि हित समूह, सामाजिक आंदोलन, जनसंचार माध्यम, राजनीतिक दल और हित समूह किस में आते हैं? गैर सरकारी संरचना में आते हैं। तो प्रश्न ये आए कि लोक नीति के निर्माण में निम्न में से कौन सा हिस्सा गैर सरकारी संरचना का भाग है? तो इसमें एक ऑप्शन आएगा हित समूह, राजनीतिक दल, जनसंचार माध्यम, सामाजिक आंदोलन, इसमें से, या फिर एक इसमें से उठा लिया जाएगा प्रश्न इस तरीके से। या फिर ये पूछे कि लोक नीति के निर्माण में कौन सा संगठन जो है वो सरकारी संगठन है, तो इसमें एक राजनीतिक दल वाला शामिल कर देंगे और ये ऑप्शन दे देंगे। तो फिर आप लोगों को राजनीतिक दल वाला कैंसिल करना है, क्योंकि जो हित समूह है, जो राजनीतिक दल है, जो जनसंचार माध्यम है, जो सामाजिक आंदोलन है, जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं, वो किसका भाग है? ये गैर सरकारी संरचना है। जबकि जो कार्यपालिका है, चाहे अस्थायी हो चाहे स्थायी हो, जो प्रशासन तंत्र है, जो विधायिका है यानी संसद हो, चाहे कोर्ट हो, कि सब किसका भाग है? सरकारी संरचना का भाग है। तो ये आप लोग याद रखना, इन दोनों में अंतर। व्यवस्थापिका का काम क्या होता है? कि व्यवस्थापिका नीतियों का निर्माण करती है। उसके बाद कार्यपालिका क्या करती है? उस नीतियों को लागू करती है। यानी व्यवस्थापिका नीतियों का निर्माण करती है, कार्यपालिका उन नीतियों को लागू करती है। और मैंने बताया था कि कार्यपालिका भी दो तरीके की होती है, एक तो अस्थायी जिसे राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं, और एक होती है स्थायी। राजनीतिक कार्यपालिका जो होती है, इनका आधार राजनीति है, तथा चुनाव जीतना ही इनका एकमात्र योग्यता रखता है। यानी राजनीतिक कार्यपालिका में अगर आप लोगों को शामिल होना है तो आपके पास में एक आवश्यक योग्यता क्या होनी चाहिए? कि आपको चुनाव जीतना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में स्थायी कार्यपालिका, आप ब्यूरोक्रेट्स वाले देख सकते हैं कि ये गैर राजनीतिक कार्यपालिका भी कहा जाता है, और ये चयनित होकर के आते हैं, इसे मेरिटोक्रेसी कहा जाता है। यानी जो स्थायी कार्यपालिका होती है ये गैर राजनीतिक कार्यपालिका होती है, इनको किसी भी तरह का चुनाव जीतने की जरूरत नहीं है। ये क्या होते हैं? चयनित होकर के आते हैं परीक्षाओं के माध्यम से, और फिर उसके बाद में इसको क्या कहा जाता है? मेरिटोक्रेसी कहा जाता है। यानी जो सबसे आईए होगा, जो सबसे बुद्धिमान होगा, उसी को क्या किया जाएगा? शामिल किया जाएगा, जो उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। उसके बाद में पॉलिसीज का निर्माण राजनीतिज्ञों द्वारा किया जाता है, लेकिन उसमें प्रशासकों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यानी जनरली आप देखोगे तो प्रैक्टिकली अगर आप मैं बताऊं तो कोई भी जब नीति का निर्माण होता है तो राजनीतिज्ञ उसके सामने होते हैं, लेकिन जो पीछे से जो काम किया जाता है, बैक साइड से जो काम किया जाता है, वो काम करती है नौकरशाही या ब्यूरोक्रेट्स ही करते हैं। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है मंत्री जो है ना, उनके लिए शैक्षिक योग्यता है नहीं कि उनको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो कोई भी व्यक्ति मंत्री बन सकता है अगर वो लोगों के बीच में लोकप्रिय है। लेकिन जब नीति बनाई जाती है तो नीति में बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। तो वो ध्यान में जो चीजें रखी जाती हैं उसके बारे में रिसर्च है, उसके बारे में कोई रिपोर्ट है, इसको सबको समझने का, इसके हिसाब से जो नीतियों को ड्राफ्ट बनाने का काम कौन करती है? ब्यूरोक्रेसी करती है, नौकरशाही करती है, या फिर प्रशासक मान लीजिए आप, वो इसमें क्या करती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब देखो नीति निर्माण में प्रशासक की भूमिका कैसी होती है। पहली चीज की नीति निर्माण हेतु सूचनाएं वो तथ्य उपलब्ध करवाता है। मैंने जस्ट अभी आपको कहा कि कोई भी रिपोर्ट है, कोई भी किसी भी तरीके की समिति ने सलाह दी है, तो सूचनाएं और तथ्य कौन उपलब्ध करवाता है? ये करवाता है प्रशासक। नीति के निर्माण हेतु विकल्प उपलब्ध करवाता है, यानी कौन कौन से विकल्पों पर विचार किया जाना चाहिए, किस आधार पर नीति का निर्माण किया जाना चाहिए। तो इसके संबंध में विकल्पों का निर्माण कौन करता है? विकल्प कौन उपलब्ध करवाता है? प्रशासक उपलब्ध करवाता है। नीति निर्माण हेतु सुझाव देता है, और नीतियों की क्रियान्वयन के संदर्भ में फीडबैक उपलब्ध करवाता है। यानी जो नीति क्रियान्वित की गई, जो नीति इंप्लीमेंट की गई, उस नीति का फीडबैक क्या रहा है, यानी वो नीति सफल रही असफल रही, तो उसके संबंध में जो फीडबैक देता है वो कौन देता है? प्रशासक देता है।
लेकिन आजकल क्या है कि नीति के निर्माण में राजनीतिकों की भूमिका पहले ज्यादा थी, लेकिन आजकल प्रशासकों की भूमिका काफी बढ़ने लग गई है। और उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला कारण ये है कि राजनीतिक कुछ समय के लिए पदधारण करते हैं, जबकि प्रशासक क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। यानी राजनीतिक तो कुछ समय के लिए आते हैं, 5 साल के लिए चुन करके आए, लेकिन जो स्थायी जो लोग होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, वो हमेशा के लिए परमानेंट होते हैं। इसलिए प्रायोरिटी किसको दी जाती है? प्रशासकों को दी जाती है लोक नीति के निर्माण में। उसके बाद में राजनीतिकों की तुलना में प्रशासक अधिक योग्य भी होते हैं, क्योंकि वो चयनित होकर के आते हैं। जो लोग मेरिटोक्रेसी से आते हैं उनमें योग्यता ऑब्वियसली होगी ही सही, और राजनीतिज्ञों के अंदर हालांकि हो सकता है कि उनके अंदर पॉलिटिक्स की योग्यता हो, लेकिन वो जो योग्यता चाहिए लोक नीति के निर्माण में, वो योग्यताओं की उनके पास में क्या होती है? कमी होती है, क्योंकि वो लोगों के लोकप्रिय नेता है, वो मेरिटोक्रेसी से नहीं आए। प्रशासकों को प्रशिक्षण प्राप्त होता है, यानी प्रशासक जो होते हैं वो उनके पास में एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। जैसे आपने आईएएस वगैरह देखे होंगे, तो आईएएस जब कोई व्यक्ति बनता है तो उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। उत्तराखंड में लवासना में वहां पर उसको ट्रेंड किया जाता है, हर एक परिस्थिति के लिए उसको वहां पर ट्रेनिंग दी जाती है। फिर उसके बाद में फील्ड पोस्टिंग में उसको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो एकदम ट्रेंड व्यक्ति होता है। तो प्रशासकों को प्रशिक्षण भी प्राप्त होता है। स्थायी सेवा में होने के कारण प्रशासकों को अधिक अनुभव भी होता है, और उनके पास में क्या होता है? एक्सपीरियंस भी होता है, क्योंकि प्रशासक जो है ना काफी लंबे समय से सरकार के साथ में जुड़े हुए रहते हैं और स्थायी हैं, इसलिए उनको हटने का भी कोई दिक्कत है नहीं, डर नहीं है। तो काफी लंबे समय से उनके पास में अनुभव रहता है सरकार चलाने का। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है कि लोक नीति के निर्माण में प्रशासकों की भूमिका बढ़ती जा रही है। तो ये याद रखना कि राजनीतिज्ञ कुछ समय के लिए पदधारण करते हैं, प्रशासक स्थायी होते हैं, इसलिए भी भूमिका बढ़ रही है। प्रशासक अधिक योग्य होते हैं, क्योंकि चयनित होकर के आते हैं, इसलिए। उसके बाद में प्रशासकों को ट्रेनिंग प्राप्त होती है, यानी ट्रेनिंग ट्रेंड होते हैं वो। उसके अलावा प्रशासक को क्या होता है? एक्सपीरियंस भी ज्यादा होता है। इसलिए लोक नीति के निर्माण में आजकल क्या हो गया कि प्रशासकों की क्या है? भूमिका बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया। बस आप लोग क्या करना है कि इस लोक नीति वाले पोर्शन में एक तो ये परिभाषाएं, उसके बाद में ये लोक नीति की विशेषताएं, ये विशेषताएं आपको याद करनी है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे यहीं से। उसके अलावा एक मॉडल, इन मॉडल्स को भी आप लोगों को याद करना है। और उसके अलावा बाकी जो है ना वो कॉन्सेप्ट का मामला है, एक ये क्रम आप लोगों को याद रख लेना। और बाकी सभी कॉन्सेप्ट का मामला है। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है तो आप इनका आंसर कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत आपको नहीं भी आता है तो एग्जाम में आप एलिमिनेशन मेथड, यानी आपको पता है कि यार ये तो कंफर्म नहीं है, तो उस हिसाब से भी कट करके आप इन प्रश्नों को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा कुछ खास बड़ा टॉपिक था नहीं, बट आपके सिलेबस में था, तो मुझे लगा कि इसको एक बार करवाना चाहिए। ठीक है, तो इसके प्रश्न हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।